अब यहाँ तक तो बच्चे कर ले जाते हैं, मतलब डेफिनेशन रट भी जाती है, लेकिन जैसे ही वो करंट की यूनिट मतलब एम्पियर पे आते हैं ना, बच्चे पिघल जाते हैं। पिघल इन द सेंस वो नहीं बता पाते कि हम क्वेश्चन को हम भाई इसको आंसर कैसे करें, ये तो एकदम अलग चीज पूछ ली उन्होंने, ये यूनिट पे आ गए। हम तुमको यहाँ पे डेफिनेशन बनाना सिखाएंगे और कैसे सीखते हैं। So hello seekers, welcome to the next lecture of electricity. Here you will learn about the tricks and hacks of class 10. है ना, फिजिक्स हार्ड नहीं है, ये तुमको समझना पड़ेगा और कैसे तुम समझोगे आज लेक्चर शुरू करते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में हमको बताना। वेट, हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रिकल केबल। देखो होता क्या है, जो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वाले जो ये वाले केबल्स है ना, वो काम कैसे करते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ चार्जेस होंगे, दो टाइप के चार्ज होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को अभी हम लोग यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि तुमको टर्म्स में कंफ्यूजन ना हो, ठीक। और बैटरी को ही आज से तुम बोलना पोटेंशियल जनरेटर। अब वो कैसे जनरेट करते हैं अभी पढ़ेंगे। देखो है क्या, जैसे जब तुम असेंबली में असेंबल होने जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो जब तक असेंबली के लिए बेल नहीं बजती है तब तक तुम चाहो तो कहीं भी घूम सकते हो। चाहो तो तुम कैंटीन के एरिया में चले जाओ, चाहो तुम प्लेग्राउंड में चले जाओ, तुम कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन जैसे ही असेंबली के लिए बेल बजती है, तुम क्या होते हो, सारे के सारे बच्चे लाइन अप हो जाते हो, क्योंकि बेल बज चुकी है। तो सेम काम केबल में इलेक्ट्रॉन्स का होता है। जब तक उनमें बैटरी नहीं कनेक्ट है तब तक वो लोग रैंडम डायरेक्शन में अपनी मन मर्जी के हिसाब से जहां घूमना चाहे वहां घूम सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जैसे ही बैटरी अप्लाई की जाएगी, बैटरी मतलब पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, तुरंत उन सबको कैसे आना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में, जैसे तुम लोग असेंबली में खड़े हो जाते हो। इतना समझ पाए। अब देखो है क्या, बैटरी को ही पोटेंशियल जनरेटर क्यों बोला जा रहा है। बैटरी क्या होती है, सेल समझ लो, सेल में केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। उन रिएक्शन की वजह से होगा क्या, केमिकल एनर्जी जनरेट होगी और वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेगी। अब समझो जैसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, वो क्या जनरेट कर देगा, पोटेंशियल। मतलब बैटरी को ही तुम आज से क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल जनरेटर, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। भाई कितना सिंपल है, डिवाइस बताओ कौन सा है, बैटरी, पोटेंशियल जनरेटर इज बैटरी। अब देखो एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच दिस डिवाइस डज सो। भाई सिंपल है, ये समझ पा रहे, कैसे करेगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि कन्वर्ट करेगी केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फर्दर वो पोटेंशियल को डेवलप कर देगा, जैसे अभी समझाया था, सेम है। अब आ जाओ अगला। देखो बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तुम कैसे बताओगे। तुमने कहा कि असेंबली में तो तुम असेंबल हो गए, लेकिन प्रेयर तुम्हारा जो तुम्हारा फेस है वो माइक की तरफ है कि वॉल की तरफ है, वो कैसे पता चलेगा। तो अब देखो यहाँ पर जो फेस है ना, उसको तुम करंट बोलोगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ चल रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और करंट पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ आएगा। पॉजिटिव चार्ज वैसे नहीं है, पॉजिटिव से वो निकलता है, इसीलिए हम बता रहे हैं, तो करंट इधर आ जाएगा। अब देखो या तुम ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो टाइप के चार्ज है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिटिव चार्ज, या तो नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर आएगा और करंट भी तो इधर आ रहा। तो तुम दो तरीके से करंट का डायरेक्शन बोल सकते हो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बताओ सिंपल है क्या, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो केबल भी है, तुम्हारे घर का केबल बना दिया हमने। अब जो दो टाइप के चार्ज थे वो तुम जानते ही हो, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। और चार्ज जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम कोई भी चीज लो, अपना फोन ले लो, अपना लैपटॉप ले लो, अपना पेन ले लो, अपनी पेंसिल ले लो, जो भी चीज तुमको लेना है, जब भी तुम लोगे ना तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। मास इन द सेंस या तो वो ग्राम में होगा, या तो किलोग्राम में होगा, या तो मिलीग्राम में होगा। तुम मास लेस किसी चीज को नहीं बता सकते। मतलब वो जो मैटर है ना, उसकी कोई ना कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को तुम मास भी बोल रहे हो कि एक मास भी क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जो भी तुम मैटर लोगे, चाहे तुम लैपटॉप लो, चाहे तुम कंप्यूटर लो, कुछ भी लोगे, उसके पास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी चार्ज की। मतलब मास तो होगा ही, प्लस अब से क्या याद रखना, चार्ज भी हो जाएगा। अब देखो जो एसआई यूनिट है चार्ज की, वो कूलम होती है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए कैपिटल सी से उनको डिनोट किया जाता है। यार इलेक्ट्रिक चार्ज तुम जानते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा रेपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा रेपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। और चार्जेस इनवेरिएंट है, ये एक नया टर्म तुम्हारे लिए। इनवेरिएंट होता क्या है समझो, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मास एंड C स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम,
है ना। इसमें इन्होंने क्या बताया आइंस्टीन ने कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग जाए तो उसकी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वाइस वर्सा है ना। तो यहाँ पर क्या इन्होंने आइंस्टीन ने बोला कि एनर्जी मास में बदली जा सकती है और मास भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कब? जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चले, मतलब मास बदल सकता है। अगर तुम 10 किलो नहीं, हाँ, अगर तुम मान लो तुम्हारा बैग 10 किलो का है, स्कूल बैग, और उसको तुम लाइट की स्पीड से, तुम बहुत स्पीड से उसको ट्रैवल करने को कहो, तो होगा क्या, उसका जो 10 किलो वाला मास है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। वो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया चार्जेस इनवेरिएंट है, मतलब जब वो मोशन करते हैं चार्जेस तो उनका मास फिक्स रहता है। अगर एक है तो एक ही रहेगा, चाहे जितनी स्पीड से चले, स्लो चले, धीमे चले, कोई मतलब नहीं है उन्हें। उनका जो चार्जेस है इनवेरिएंट है, मतलब फिक्स रहेगा अकॉर्डिंग टू मोशन। ठीक, अब आ जाओ आगे। देखो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे वहां करंट तो पढ़ना लाजमी है। और करंट में क्या होता है? करंट में सबसे पहले हम तुमको फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला याद करो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई स्टैंड फॉर करंट हेयर, क्यू मतलब चार्ज होता है और टी मतलब टाइम होता है। पहले बोलो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई मतलब करंट, क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम। अब देखो, तुम ये बचपन में डेफिनेशन याद करते थे, खैर अभी तुम 10th क्लास में हो, तो बचपन इन द सेंस जो भी तुमने आज तक डेफिनेशंस पढ़ी है ना, तुम रटते थे, कॉपी उठाते थे, कॉपी में फिर देखते थे यार ये डेफिनेशन नहीं याद है, डेफिनेशन रटो रटो। बट सुनो, तुम फिजिक्स कम ट्रिक्स से, यहाँ पर हम तुमको जो पढ़ा रहे हैं ना, फिजिक्स कम ट्रिक्स चैनल से पढ़ रहे हो, यहाँ पर तुमको डेफिनेशन याद नहीं करनी है। अब सुनो, तुम डेफिनेशन याद नहीं करोगे तो अब लिखोगे कैसे, ये भी बात आती है। हम तुमको यहाँ पर डेफिनेशन बनाना सिखाएंगे। और कैसे सीखते हैं, आ जाओ, बस तुम फॉर्मूला याद करो। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है क्या, अभी तुम पढ़कर आए हो। देखो, डिवाइडेड बाय टाइम को बोलते हैं रेट ऑफ, डिवाइडेड बाय टाइम रेट ऑफ होगा। अब यहाँ पर रेट ऑफ के बाद वो टर्म यूज करना जो उसके ऊपर आ रहा है। देखो, ये डिवाइडेड बाय टाइम लिखा है क्या, ये इतना पार्ट डिवाइडेड बाय टाइम लिखा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू मतलब चार्ज, तो अगला टर्म ये यूज होगा। कैसे बोलोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। बताओ कितना स्मूथ है, समझ पाए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी का पढ़े हो तो इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया, कितना स्मूथ है, समझ पाए। अब देखो, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एम्पियर हो जाएगी। एम्पियर को भी साइंटिस्ट का नाम इसलिए कैपिटल ए से डिनोट करोगे। और ऐसा डिवाइस जो कि करंट को नापेगा उसका नाम होगा एमीटर। एम्पियर से ही नाम आया है एमीटर, अ डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। और सुनो, ये एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। सीरीज क्या है वो आगे बताएंगे। एक और फॉर्मूला याद कर लो, Q इज इक्वल टू NE। ये क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा जो फोन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और हमने बोला कि तुम्हारे फोन में टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पूरे फोन का चार्ज बता दो। तो तुम कहोगे सर सिंपल है, एक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और तुम्हारे फोन में टोटल इलेक्ट्रॉन 1000 है, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज टोटल आ जाएगा। तो यही चीज है, टोटल चार्ज किसके बराबर होता है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब वो नंबर तुमको दिया होगा या तो पूछेगा, कैसे करेंगे आगे क्वेश्चंस में है। तो 2017 में क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। करंट कैसे, बच्चे याद करके गए थे बट याद तुमको नहीं करना, तुम खुद बनाना सीखो। कैसे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। कैसे बोलोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। समझे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब यहाँ तक तो बच्चे कर ले जाते हैं, मतलब डेफिनेशन रट भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो करंट की यूनिट मतलब एम्पियर पे आते हैं ना, बच्चे पिघल जाते हैं। पिघल इन द सेंस वो नहीं बता पाते कि हम क्वेश्चन को, हम भाई इसको आंसर कैसे करें। ये तो एकदम अलग चीज पूछ ली उन्होंने, ये यूनिट पे आ गए वो। तो देखो, हम तुमको फिर से यहाँ पर हैक सिखाएंगे, फिजिक्स कम ट्रिक्स वाला। अब देखो, थोड़ा हम पेन बदल लें, ठीक है। अब सुनो, तुमने ये पढ़ा क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। यहाँ पर देखो क्या है, तुमने कौन कौन से टर्म यूज किए, करंट, चार्ज यूज किए हो क्या, चार्ज यूज किए, चार्ज यूज किए एक टर्म, टाइम यूज किए दूसरा टर्म, करंट यूज किए तीसरा टर्म। मतलब फॉर्मूला में जो जो टर्म्स आ रहे थे वो सब तुमने यूज किए, डाउट तो नहीं इसमें। अब देखो, यही चीज जब तुम आओगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पे, तो I की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, Q की एसआई यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। ये तो समझ पा रहे हो ना, सबकी एसआई यूनिट हमने लिख दी है, क्योंकि तुमसे आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है, एसआई यूनिट का पूछा है। तो एकदम सिंपल है, हैक सुनो, जो टर्म्स तुमने यहाँ पे लिख दिया उन सबको यूज कर लो, तुम्हारा आंसर बन गया। इसी में मॉडिफाई कर लो, कैसे, when a charge, ये टर्म यूज किए, when a charge of 1 coulomb, दो टर्म्स हुए, flows in a time of 1 second, then the current in the conductor will be of 1 ampere। सिंपल पढ़ो, when a charge of 1 coulomb, पहला टर्म दूसरा टर्म, flows through a conductor in a time, तीसरा टर्म of 1 second, चौथा टर्म, then the current flowing in the conductor is of 1 ampere। देखो,
6 टर्म्स यूज कर लिए। कितना सिंपल है, कितना स्मूथ है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हाउ टू राइट अबाउट 1 एम्पियर, हाउ टू राइट अबाउट 1 वोल्ट और हाउ टू राइट अबाउट 1 ओम। ये तीनों ऐसे ही बनते हैं, समझे। बस तुम पढ़ना सीखो कि कैसे तुमको पढ़ना है। कहीं भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, आई विल रिप्लाई। ठीक, अब देखो डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर पूछा गया यार, 2015 का क्वेश्चन है। पुराने क्वेश्चंस इसलिए भी लेकर आए ताकि तुमको ये ना लगे कि यार हमने नई नई क्वेश्चन से तो प्रैक्टिस कर ली, पुराने वाले क्वेश्चंस आ गए तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए हमने पुराने ही क्वेश्चंस डाले हैं इसमें। अब 1 एम्पियर क्या होता है बताओ, बता लोगे क्या? 6 टर्म्स यूज करना, फिजिक्स कम ट्रिक्स। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका ऐसा यूनिट कूलम सेकंड और एम्पियर, और 6 टर्म्स यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 मिली एम्पियर क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, माइक्रो एम्पियर क्या होता है 10 की पावर -6। ये दोनों चीजें याद कर लो। अब देखो 1 मिली मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर, 1 नैनो मतलब n से नैनो n से 9 मतलब 10 की पावर -9 एम्पियर, 9 के बाद 10 आता है, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 एम्पियर, f से फर्मी, f से 15, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 एम्पियर। देखो कितना सिंपल है, ट्रिक से, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन, उन्होंने बोले अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। पहले लिखो गिवन, गिवन क्या है, करंट कितना है 10 एम्पियर है और 2 मिनट के लिए है, मतलब 120 सेकंड। एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना पहले। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब सुनो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और तुमसे Q की वैल्यू पूछी है। ये जो लाइन एक्स्ट्रा लिखी है तुमको बस धोखा देने के लिए है। तुमको Q पूछा है, बस फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ। I की वैल्यू मालूम है, T की वैल्यू मालूम है, मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखो आंसर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, I था, T मालूम था, 10 एम्पियर, 120 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया 1200 कूलम, आंसर आ गया। अब सुनो दूसरी चीज पूछिए, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ये अभी तुम पढ़कर भी आए हो। देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर पूछ लिया है। Q इज इक्वल टू एन ई होता है, Q अभी तुम इससे निकाल के 1200, E की वैल्यू दी है, N की वैल्यू मत पता चल जाएगी उसको यहाँ पे डिवाइड में लाके। कैसे, Q को डिवाइड कर दो किससे, ये Q की वैल्यू है, इसको डिवाइड कर दो किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है, समझे। सिंबल्स कुछ हैं, ये भी तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, ये भी पढ़ लो। देखो होता क्या है, अगर एक लंबी वाली लाइन है, एक छोटी लाइन है, तो लंबी लाइन को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली को बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो ये इसको, ये जो अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्ट हो जाए ना, तो इनको सेल बोल दिया जाता है, CELL। ठीक है, और अगर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो तो उनको बोल देते हैं बैटरी। मतलब ये जो बैटरी है ना, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। ये देखो ये अकेला सेल है, अगर बहुत सारे सेल मिल जाए तो बैटरी बोल दोगे। अब देखो बल्ब का एक सिंबल ये भी याद रख लो, फिजिक्स में बल्ब ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे बनता है बल्ब, ये वाली लाइन नीचे नहीं होगी, वो हम अंडरलाइन कर रहे थे। ठीक है, ऐसे बल्ब बनता है। अब देखो अगर कभी भी कोई सर्किट में की ओपन है, मतलब स्विच ऑन है, तो ऐसे होगा, बीच में कोई भी सर्कल नहीं होगा। अगर क्लोज है, मतलब स्विच ऑफ है, तो ऐसा होगा। स्विच ऑन ऑफ समझ पा रहे हो, ऑन मतलब ये वाला ऑन नहीं है तुम्हारा घर वाला स्विच। अगर कोई भी सर्किट खुला हुआ है, मतलब करंट पास नहीं कर रहा है, तो ऐसे होगा। करंट पास कर रहा है तो ऐसे बीच में सर्कल बना दोगे। अगर कोई भी वायर जॉइंट है, तो वायर जॉइंट में यहाँ पे सर्कल बना देते हो कि जॉइंट है। ठीक है, अगर कोई भी वायर जॉइंट नहीं हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो उसको ऐसे दिखा दिया जाता है कि वो क्रॉस हो रहा है। बल्ब अभी तुमको बता ही दिया है, चाहे ये बल्ब बनाओ चाहे ये बल्ब बनाओ, बात एक है। ये मत समझना तुम कि सर अगर हम ये बल्ब बना के आएंगे तो हमको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम ये बल्ब बनाओगे तभी भी 2 मार्क्स है, उसमें बनाओगे तभी भी 2 मार्क्स है। कुछ घटेगा या बढ़ेगा नहीं, समझे। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग से इसमें काम करना कि हमको टाइम बचा के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक, अब देखो एक चीज रेजिस्टर होती है। रेजिस्टर क्या होता है अभी आगे पढ़ोगे, बस एक याद रखो कि रेजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और सुनो, अगर इसी रेजिस्टर में एक एरो लगा दिया जाए ऐसे, या फिर ऊपर से एक एरो लगा दिया जाए, तो उसको रेजिस्टर ना बोल के रियोस्टैट बोल देते हैं। अगर ऐसे या फिर ऐसे एक एरो लगा दिया जाए रेजिस्टर में ही, तो उसको रियोस्टैट बोलते हैं, जो एक डिवाइस होता है जो कि रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इसीलिए घट बढ़ सकता है रेजिस्टेंस, तो नाम हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर डिवाइस थी जो कि करंट को नाप रहा था, उसका सिंबल ए है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापेगा, जिसका सिंबल वी है। एक और होता है गैल्वेनोमीटर, उसका सिंबल हो जाता है कैपिटल जी। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से कब पूछा गया, 2017 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है ड्रॉ द सिंबल ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स फॉर। बताओ इलेक्ट्रिक सेल बना लोगे क्या, इलेक्ट्रिक सेल बना दे, प्लस माइनस मत भूलना। ओपन प्लग इन, ओपन है। ठीक है, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, वायर है बिना कनेक्शन के। वेरिएबल रेजिस्टर, बताओ ऐसे रेजिस्टर बनाओ, उस पर अगर एरो बना दोगे तो वेरिएबल है। बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, याद आया।
उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब, बताओ बल्ब कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। और कुछ बचा, रेजिस्टेंस, डन। समझ पाए कितना सिंपल है। देखो तुम्हारे 30 सेकंड का क्वेश्चन है और ये 2 या 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। सोचो 2-3 तुम 30 सेकंड में 2-3 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक, आ जाओ अगले टॉपिक पे, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन भी बड़ी खतरनाक होती है, इसीलिए अगर इस टॉपिक में तुम ग्रोथ करना चाहते हो तो इस डायग्राम को मत भूलना। ये क्या चीज़ है, बोला ये चाहता है कि अगर कोई भी चार्ज है, चार्ज कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर कोई भी चार्ज है जिसको तुम बोलोगे यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब वैल्यू जिसकी 1 हो, जैसे तुम ग्राफ पेपर बनाते हो तो ग्राफ पेपर में जो एक छोटा वाला बॉक्स होता है, मैथ्स का ग्राफ पेपर बता रहे हैं, जो छोटा वाला बॉक्स होता है उसको बोलते हैं एक यूनिट। एक यूनिट मतलब 1। ठीक है, यूनिट का मतलब ये होता है 1। तो यहाँ पर यूनिट चार्ज है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है। अब देखो इस यूनिट चार्ज को तुम एक जगह से दूसरी जगह लेकर आओगे तो कुछ वर्क डन कराना पड़ेगा, और इसी वर्क डन के बराबर हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो डेफिनेशन कितनी सिंपल है, तुम ये मत पढ़ो, रटो नहीं, वो डायग्राम याद रखो। कैसे बोलोगे, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब गैप होता है, और गैप कब होगा, जब 2 पॉइंट्स होंगे, मतलब एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर। जैसे तुमने बोला तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के घर के बीच में कितना गैप है, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के घर के बीच में कितना गैप है, तो 2 चीजें लोगे, रेफर करोगे तब तो गैप बता पाओगे, इसीलिए बिटवीन 2 पॉइंट्स एक टर्म यूज हो जाता है यहाँ पे। तो देखो क्या बोला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो सिंपल है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की अब से क्या बोल देना, वोल्टेज बोल देना। तो वोल्टेज है तो इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। और फॉर्मूला भाई सिंपल है, वोल्टेज इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। जैसे वहां पे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, यहाँ पर V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, W मतलब वर्क डन, और Q मतलब चार्ज होता है। समझे, ये डायग्राम याद रखो, तभी इस चैप्टर में ग्रोथ हो पाएगी, इसीलिए हमने ये वाला सिंबल भी बना दिया है। अब देखो फिर पूछा जाता है व्हाट इज 1 वोल्ट, फिर बच्चे नहीं लिख पाते हैं। हम फिर से कहेंगे तुम इस टर्म्स को मत देखो, तुम्हें डेफिनेशन मत देखो, कैसे लिखना है तुमको हम बनाना सिखाते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। V की यूनिट वोल्ट, W की यूनिट जूल, वर्क डन की जूल होती है, ठीक है। Q की यूनिट कूलम, इतना समझ पाए। अब देखो क्या होगा, व्हेन द वर्क डन ऑफ 1 जूल इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। टर्म्स देखना, हम हाईलाइट कर रहे हैं। when the work done of 1 joule required to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then the potential between these 2 points is of 1 volt। देखो हमने हाईलाइट भी कर दिया है पहला टर्म, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another in an electric circuit, then the potential difference between these 2 points is of 1 volt। समझ पाए, ठीक है। सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। देखो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में क्या है, जैसे एम मीटर था एक डिवाइस था जो कि नापता था करंट को, ऐसे वोल्ट मीटर एक डिवाइस होगा जो नापेगा पोटेंशियल को। तो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को या तो वोल्टेज को मेजर करेगा। अब देखो गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है। देखो वोल्ट मीटर का सिंबल V है, कोई भी डिवाइस होगा V लिखा है मतलब वोल्ट मीटर, अभी पढ़कर ही आए हो तुम। गैल्वेनोमीटर में कैपिटल G लिखा होगा। डिफरेंस क्या है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। अब कहोगे सर करंट के लिए तो एम मीटर था, तो तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो बिल्कुल। करंट के लिए एम मीटर है, बट वो वैल्यू बता देता है, मतलब मेजर करता है। देखो एम मीटर में एम आ रहा है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, एम मीटर में एम आ रहा है, और एम से याद रखना मेजर, समझे। एम मीटर क्या करता है, मेजर करता है करंट को, जबकि गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बता पाएगा। कितना आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, वो ये नहीं बता पाता गैल्वेनोमीटर, वो कौन बताएगा, मेजर कौन करेगा, एम मीटर मेजर करेगा, समझे। अगले स्लाइड पे आ जाओ, ओम्स लॉ। देखो एक ओम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। और तुम ये जानते हो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू में बदला जाता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोलोगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलोगे। ये जो आर है ना, रेजिस्टेंस पढ़े थे, वो यही कांस्टेंट होता है इस जगह पे। अब देखो यहाँ पर पहली बार तुमको जो डेफिनेशन याद करनी है वो तुम याद करोगे इस प्रोपोर्शनैलिटी से, इज इक्वल टू से नहीं याद करोगे। V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला है, बट इससे तुमको डेफिनेशन नहीं बनाना है। अब तुम बनाओगे किससे, ऊपर वाले से बनाओगे। कैसे, देखो तुमको ये दिख रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, बस एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा याद कर लो, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये वाली लाइन हम बोले कि ये अलग से याद कर लो, क्योंकि ये कहीं भी इसमें अभी मिलेगा नहीं।
ये अलग से याद कर लो, बाकी एज इट इज सेम है। देखो आज पढ़ते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस between two points is directly proportional to the current flowing through it provided temperature remains constant। समझ पाए? पहली बार तुम ऐसी डेफिनेशन बनाए हो जो कि प्रोपोर्शनैलिटी से है, क्योंकि इससे पहले I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वॉट इज करंट तुम फॉर्मूले से बनाए थे, इज इक्वल टू यूज हुआ ना। फिर उसके बाद जब पोटेंशियल वाले पे आए तो तुम डायग्राम से बनाए, लेकिन पहली बार तुम फॉर्मूले को छोड़कर तुम प्रोपोर्शनैलिटी से बना रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है ये। समझे? ये तुम छोटे छोटे हैक्स हैं जो हम तुमको बता रहे हैं, एग्जाम में याद रखोगे तो बड़े स्मूथली तुम आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो स्टेट ओम्स लॉ, ये 2019 में क्वेश्चन आया भी है तुम्हारे बोर्ड में और कई बार भी पूछा गया है। तो देखो ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, तुम समझ तो गई है जो कि हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। जितना ज़्यादा तुम चैनल को शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में ही इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम से चैनल है फिजिक्स कम ट्रिक्स, वहाँ पर भी फॉलो करना मत भूलना। ठीक है।